IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में एक्चुअली हम सभी क्या पढ़ रहे थे, पढ़ना है हमें फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जो है हमने जो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 तक हमने आर्टिकल जो है कर लिया है। आज हम करेंगे आर्टिकल 18। थोड़ा सा बेस बता दूं आपको, फंडामेंटल राइट हमारा चैप्टर 3 में आता है, पार्ट 3, और ये फंडामेंटल राइट 12 आर्टिकल से लेकर के आर्टिकल जो है 35 तक है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे हैं हमको सब एक एक करके मैंने बताया था आपको, ऐसा आपको थोड़ा डिटेल में हम इसमें स्टडी करेंगे ताकि प्रीलिम और मेंस के दोनों पोर्शन कवर हो सके। ठीक, तो आज हमने करना है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 अगर हम सिंपली बात करें तो आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात करता है। अब ये क्या है, थोड़ा सा बेस आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के पीरियड में टाइटल्स के बहुत से खेल खेले जाते थे। टाइटल्स यानी ब्रिटिशर्स का बेसिकली जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर ये गेम खेलते थे। जैसे वो कई तरह की उपाधियां जो दिया करते थे, नाइट की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था, और जिसको कुछ खास उपाधियां या टाइटल्स दे दिया जाता था तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा एरोगेंस है उससे उनकी नज़दीकी बढ़ जाती थी, और इस तरह से वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते थे। अब हमारे जो भी फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका ये मानना था कि हम इस तरह की किसी भी टाइटल्स को बढ़ावा नहीं देंगे। यानी हमारा जो संविधान का जो आधार ही था राइट टू इक्वालिटी की बात करना, यानी समानता की बात करना। अब इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, और आर्टिकल 18 जो है राइट टू इक्वालिटी का सबसे लास्ट आर्टिकल अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 18 में बात की जाती है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें 4 डिफरेंट क्लॉज है। इसमें मैं पहले बेस बता दूं इन डिफरेंट क्लॉज कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग बेस्ड ऑन नो टाइटल not being based not being a military or academic distinction shall be confirmed. हाँ, तो ये बात कर रहा है कि no title not being military or academic distinction shall be conferred by the state। यानी राज्य जो है किसी भी उपाधियों के आधार पर कोई भी भेदभाव क्रिएट नहीं करेगा। इसमें डिफरेंस जो है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन है उसमें किसी भी तरह के भेदभाव क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी बात ये करता है कि नो सिटीजन्स of India shall accept any title from any foreign state। भारत का कोई भी नागरिक, इंडियन सिटीजन, दूसरे किसी भी फॉरेन स्टेट से, दूसरे देश से किसी भी तरह की उपाधि या टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। थर्ड बात करता है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल while he hold any office of profit a trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। ये बात करता है कि कोई भारत का नागरिक नहीं है, इंडियन सिटीजन भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ये प्रॉफिट के पद पे यानी लाभ के पद पे भारत में है या किसी ट्रस्ट के पद पे है तो वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी उपाधि जो है या टाइटल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। ठीक, उसके बाद 4 क्या क्लॉज बात करता है, ये कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमॉलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फॉर अंडर एनी फॉरेन स्टेट राइट, ये राइट टू फ्रीडम के तहत। मतलब किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब कोई भी हो सकता है, वह अगर कोई भी व्यक्ति है जो भारत से जुड़ा हुआ है, वो बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, वो किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंट यानी गिफ्ट, किसी भी प्रकार का एमाउंटमेंट, कोई भी वेतन कुछ जो है
स्वतंत्रता के अधिकार को मानते हुए किसी भी तरह का विदेशी राज्य यानी फॉरेन स्टेट से, किसी भी दूसरे देश से वो नहीं ले सकता है। तो न सिर्फ इंडियन सिटीजन्स बल्कि ये बाहर के लोगों को जो भारत से जुड़े हैं उनको भी किसी भी तरह की उपाधि यानी कि टाइटल को एक्सेप्ट करने से ये प्रोहिबिट करता है। ठीक, तो फिर आइए हम इसके सभी पार्ट्स के को हम थोड़े से डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक, अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मोटिव क्या था इसको लाने के पीछे, वो हम देख लेते हैं। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट इसमें डाला गया है वो फर्स्ट कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। यहाँ पर लोकतांत्रिक समानता को स्थापित करने के लिए ये प्रिंसिपल डाले गए हैं। ठीक, सेकेंड इसका मोटिव क्या कहता है, सेकेंड कहता है सीक्स टू प्रिवेंट द पावर टू कंफर्म टाइटल बीइंग अब्यूज फॉर करप्टिंग द पब्लिक लाइफ। ये किसी भी प्रकार से जो लोक जीवन है उसको भ्रष्ट होने की शक्ति, उसको रोकने के लिए से बनाया गया है। फिर ये बात करता है टू मेंटेन दैट स्टेट स्टैंड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एनी नोबिलिटी इन इंडिया। यह भारत के अंदर राज्य को किसी भी तरह की कुलीनता, नोबिलिटी को पनपने से रोकने के लिए खड़ा करता है यह राज्य को। ठीक, फिर ये क्या करता है, ये करता है टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज इन्वेस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह राज्य में जो है इक्वालिटी यह प्रियम्बल यानी हमारे संविधान के अंदर जो समानता है उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये इस उद्देश्य से बेसिकली इसको बनाया गया है। आइए देख लेते हैं इसमें सैंक्शंस कौन कौन से किस तरह के लगाए गए हैं। आर्टिकल 18 में सैंक्शन है कि रिसीविंग अ टाइटल बाय अ पर्सन इज अ वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि किसी भी तरह की उपाधि अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वायलेशन है इसका, जिस तरह की रोक लगाई गई है, लेकिन उसको किसी भी तरह से बट नॉट अ ऑफेंस, इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक, such prohibition can be enforced against the state by a person by the right under the constitution। इस तरह का कोई भी प्रतिबंध जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है संविधान के द्वारा, कोई भी निर्देश, दिशा निर्देश, राज्य के द्वारा कोई भी निर्देश जारी करके। ठीक, रेमेडी इज अवेलेबल ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो संविधान के द्वारा जो भी उपचार हैं वो अधिकारों को दिए गए हैं, इसमें प्राप्त नहीं है कि उसे कोई संवैधानिक उपचार हो इसके लिए। ठीक, तो ये इसमें सैंक्शन है, यानी किसी भी तरह से इसे अपराध की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ये प्रोहिबिशन है एक तरह का। फिर आइए देख लेते हैं कुछ इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। जैसे इसमें क्या है कि कुछ ऐसी उपाधियां हैं, जैसे कि कुछ ऐसे डेकोरेशन थे जो मेडल थे, जैसे भारत रत्न की हम बात करें, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। ये अलग अलग तरह के ये मेडल्स थे जो कुछ खास कार्य करने के लिए, कोई खास सर्विस करता है टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज में कोई खास अगर कार्य करता है लोक सेवा में, तो उसको ये दिया जाता है और दिया जाता था भी और है भी। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लेकिन ये क्लैरिफाई कर दिया था कि ये इस तरह की जो भी गिफ्ट उपाधियां दी जाती है उसको कोई भी व्यक्ति सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे यूज नहीं करेगा इन अवार्ड्स को। लेकिन इसके उल्टे क्या हुआ कि देखा गया कि इसका मिस यूज शुरू हो गया और लोगों ने इसको एक अपने नाम के आगे सफिक्स के तौर पे यानी कि एक स्टेटस के तौर पे इसको यूज किया जाने लग गया। तो 1977 में जब जनता सरकार आई थी तब उसने इसको बैन कर दिया था, कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, केस स्टडी। केस इसमें जो हुआ था एक्चुअली बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिसंबर 1995 का केस है। इसमें क्या है, इस केस का जो फैसला आया, वर्डिक्ट आया, वो क्या आया कि पद्म भूषण और
पद्म रत्न या पद्म श्री या भारत रत्न किसी भी तरह का जो है ये वायलेशन नहीं करते जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो भी गारंटीड हमारे संविधान में दिए गए हैं, यानी इसको इससे छूट दे दी गई कि ये जो है कि जिस प्रकार के ये गिफ्ट हैं ये दिए जाते हैं किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करते, बल्कि ये जो है प्रमोशन का काम करते हैं एक तरह से, ताकि लोगों को प्रमोट किया जा सके कि कुछ विशेष क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 18 जो है टाइटल यानी उपाधियों का अंत जो है वो किसी भी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर डॉक्टरेट की उपाधि जैसे दी जाती है, जैसे पीएचडी करने के बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, ये किसी भी तरह से उसको प्रोहिबिट नहीं करता है। या आर्मी के अंदर वीर चक्र या इस प्रकार के जो टाइटल उपाधियां करी जाती हैं उसको ये किसी भी तरह से बैन नहीं करता। यानी एजुकेशन और इन क्षेत्रों में किए जाने वाली जो भी उपाधियां हैं वो आर्टिकल 18 का वायलेशन उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में नहीं आते, खासतौर से जो भी इससे रिलेटेड एक छोटा आर्टिकल है तो वो मैंने आपको बता दिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइटल कौन सा है इससे जुड़े क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही से पूछे जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे आर्टिकल 19। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है ये बहुत बड़ा आर्टिकल है और इसको विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 19 है क्या, पहले बेसिकली हम जान लेते हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन देता है फॉर सर्टेन राइट्स ऑफ सर्टेन राइट्स, कुछ ऐसे अधिकार हमारे हैं बेसिक जो हमें मिलने ही चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देता है। ये बात करता है गारंटीज ऑफ बेसिक एंड नेचुरल राइट्स, जो बेसिक है आधारीय या प्राकृतिक हमारे अधिकार हैं उनको ये उनकी गारंटी लेता है। एंड दीज राइट्स जो है लायबल टू कंट्रोल और कर्टेल किए जा सकते हैं, जो है रेगुलेट किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू। ठीक, और ये जो है नॉट एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन एंड कॉरपोरेशन। अब नॉन सिटीजन यानी कि जो भारत का नागरिक नहीं है या कोई कॉरपोरेशन है उनको ये अधिकार नहीं है। यानी 19 जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आइए देख लेते हैं आर्टिकल 19 है क्या। आर्टिकल 19(1) इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19(1) जो है वो हमारी बात करता है 6-7 अलग अलग तरह के, 7 है करीब, 6 अभी हट गया है लेकिन 6 बचे हुए हैं, तो हमारे उन अधिकारों के जो हमें मिले हुए हैं और फिर वो एब्सोल्यूट ना हो, उसके बाद जो नेक्स्ट सारे क्लॉज दिए गए हैं वो उससे रिलेटेड रीजनेबल जो है प्रोहिबिशन उस पर लगाए जा सकते हैं, ये वो है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं आर्टिकल 19(1) में किन किन अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 19 जो बात करता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स, कौन से अधिकार हैं, फर्स्ट है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर बात करता है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियारों के सभा करना, फिर बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम सभी को अधिकार है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं। उसके साथ टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी मूव करना, आना जाना, निर्बाध आने जाने की छूट है। उसके साथ टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेटल होना, आना जाना या सेटल होने की छूट है। एफ जो है वो टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आता था, लेकिन जनता सरकार द्वारा 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया, रिपील हो चुका है। जी कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑफ ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, हम सभी को किसी भी प्रोफेशन को कैरी करना, ऑक्यूपेशन को कैरी करना, ट्रेड एंड बिजनेस सभी को छूट होगी।
तो अब यहाँ बात आती है, ये सारे अधिकार जो है वो आधारी हैं, तो क्या ये अत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है, इसके पीछे कोई लिमिट नहीं है? तो लिमिट डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी गालियां भी दे सको। तो आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से किस तरह से रिजनेबल इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आइए देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पर जो बात करा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कौन कौन सा इसके अंदर आता है? तो इसमें आते हैं, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी व्यक्ति को बोलने की और अपने भाव जो है उनको एक्सप्रेस करने का, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की सभी को छूट होगी। अब इसमें थोड़ा सा एक केस स्टडीज भी देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम जो बहुत सारे केसेस के थ्रू मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन केसेस को आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को याद नहीं रखना है कि केसेस क्या है। मैं सिर्फ इनको समझाने का जो एक क्रम रहता है उस सीक्वेंस में मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक, ताकि आपको वो एक समझ जो है उस आर्टिकल के लिए अच्छे से आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और प्रीलिम्स और मेंस में भी उसकी एनालिसिस अगर लिखने के लिए आए तो आप लिख सको, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, ये केस है एक बिजाई जो है इमानुएल है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, ये हाई स्कूल असेंबली ने जो है नेशनल एंथम हो रहा था, एंथम, उस समय सभी लोग जो है जब भी राष्ट्रगान होता है तो सभी जो है एकदम सावधान, यानी स्टैंड अप हो जाते हैं और सावधान खड़े होते हैं, साथ में उनके साथ ये रहता है कि वो राष्ट्रगान गाए। तो उस समय सभी के लिए ये नेशनल एंथम चल रहा था, सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो सभी जो है बोले नेशनल एंथम, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो साइलेंट थे उसमें। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये और एक अधिकार को हमारे जोड़ देता है, नहीं तो हमको भी सजा हो सकती है। क्योंकि आज आप फिल्म देखने जाते हो तो सबसे पहले नेशनल एंथम होता है, और नेशनल एंथम जो है जैसे ही वो होता है तो हम सभी को खड़े होना रहता है, लेकिन अगर आप नहीं खड़े हुए तो क्या इसको कंटेम्प्ट माना जाएगा या अपमान माना जाएगा, ठीक। तो क्या उसके अगेंस्ट सजा हो सकती है? तो ये उसको क्लियर करता है ये केस, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। तो वो जो लोग स्टूडेंट थे वो सीधे खड़े थे, लेकिन वो राष्ट्रगान जो है उसको गा नहीं रहे थे। अब वो गा नहीं रहे थे तो इस बात से जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको बुरा लगा, उनको गलत लगा और उन्होंने उसे निकाल दिया। इस बात को लेकर के वो सारे स्टूडेंट जो है वो हाई कोर्ट पे उन्होंने अपील की। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला स्कूल के फेवर में कहा, उन्होंने कहा कि हाँ इसको कंटेम्प्ट माना जाएगा और अपमान माना जाएगा, और इसीलिए वो फैसला जो है हाई कोर्ट ने फेवर में दिया स्कूल के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि ऐसा नहीं है, कि वो एक्चुअली जो बच्चे थे वो जिस जगह से बिलोंग करते थे वहाँ पे जो वहाँ के वो लोग के जो गॉड है वो उसको सुप्रीम मानते हैं, या सबकी अपनी पर्सनल वो हो सकती है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कंटेम्प्ट नहीं किया था नेशनल एंथम का। यानी अगर आप सिर्फ सावधान या फिर आप स्टैंड अप और की मुद्रा में अगर खड़े हैं तो भी उसे किसी भी तरह से कंटेम्प्ट नहीं माना जाता, अपमान नहीं माना जाता हमारे नेशनल एंथम का। यानी साइलेंस, राइट टू रिमेन साइलेंस, दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट्स, ये एंश्योर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साइलेंस का जो है वो भी हमको एक हमारा हमारा जो है एक अधिकार है, राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक। आइए हम बात कर देते हैं, बात करते हैं यहाँ पर लिबर्टी यानी, और लिबर्टी यानी इसके अलावा अगर हम इसे इंटरप्रेट करें तो और कौन कौन सी स्वतंत्रता इसमें इंक्लूड है। इसमें जो इंक्लूड हो जाती है हमारी राइट लिबर्टी, वो है राइट टू एक्सप्रेस इन एनी मीडियम, चाहे वो ओरल हो, बोलने की, लिखने की, और या मूवी के थ्रू। साथ में फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, अब जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो इट मीन्स यू कम्युनिकेट समवन, तो आप बोलते हो, सामने वाले को सुनने का भी सुनेगा, तो कम्युनिकेशन, राइट टू कम्युनिकेट, दिस इज ऑल्सो अ राइट। फिर राइट टू प्रोपोगेट, किसी भी चीज को हमें फॉलो करने की भी छूट होती है, ठीक। इसके साथ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी हम किसी से अधिकार जो है वो रिसीव भी करेंगे, इसकी भी हमको छूट होगी, इंफॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे इसकी भी छूट होगी। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस यानी
प्रेस की स्वतंत्रता भी इससे जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर हम प्रेस की स्वतंत्रता को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्चुअली जो है हमारा ये 1901A जो है ये प्रोविज़न हमने लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके साथ ही साथ प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको भी शामिल करा गया था। ठीक, तो इसमें ये था कि प्रेस में जो भी फ्रीडम जो है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से क्लॉज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके साथ वो इनबिल्ट था, तो जब हमने वो पार्ट वहां से लिया तो उसके साथ ही इसमें इनबिल्ट हो जाता है। तो उसके लिए कोई डिफरेंट अलग से क्लॉज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही बताया गया है सकपाल पेपर जो है सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उस केस में इसी बात को इंश्योर किया गया है कि 1901A के साथ साथ जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी उसमें शामिल हो जाती है। ठीक, तो वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 1901A बिकॉज द राइट टू पब्लिश एंड सर्कुलेट द पब्लिकेशन इज इनहेरेंट इन आर्टिकल, उसमें उसके साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 1A का ही भाग है। अब इसके साथ साथ इसमें और क्या इनबिल्ट हो जाता है, और क्या इसके साथ साथ आपको अधिकार मिल जाते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। राइट टू नो, यानी अगर आप बोल रहे हो तो कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाला कम्युनिकेशन के थ्रू सुनने का अधिकार यानी जानने का भी उसको अधिकार हो जाता है। अब ये कैसे आता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच इन्वॉल्व फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इसको क्लियर किया था, एक केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। इसमें जो है 1975 का ये केस है। एक्चुअली ये इंदिरा गांधी का भी केस ऐसे माना जाता है। ये केस एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा फिर एक बेस बता देता हूँ। उस केस में क्या हुआ था कि राजनारायण सिंह जो है वो इलेक्शन में खड़े थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। तो उसमें इंदिरा गांधी जो है वो जीत जाती हैं, लेकिन जीतने के साथ ही इसमें राजनारायण सिंह ने पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में इलाहाबाद में। और उसमें फैसला जो आया था, ये केस हमने डिस्कस किया है पहले, तो जो फैसला आया था वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आया था। इसमें जो है बात की गई थी कि जब ऑफिशियल जो पब्लिक मनी है उसके एक्सपेंसेस की बात की गई थी। और राजनारायण सिंह ने जब कहा था कि एक फाइल है जिसे ब्लू बुक कहा जाता है, उसमें उनके द्वारा किए गए, इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए दौरों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उसमें एक्सपेंसेस के इंफॉर्मेशन थे। कोर्ट से कहा गया था कि इसको पेश किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा उसे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट मान करके उसको इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया गया था। और तब जो फैसला दिया था कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें नहीं आता। तो राइट टू नो यानी जनता को जानने का अधिकार है, और ये सरकार को बताना ही चाहिए। ठीक, और इसमें जो कहा गया था, लेकिन पब्लिक कंसर्न इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जनता को जानने का अधिकार है। एंड पीपल्स आर इंटाइटल्ड टू नो पब्लिक ट्रांजैक्शन कि लोगों के पैसे कहाँ खर्च हुए ये भी जानने का अधिकार है। सीक्रेसी कैन बी लेजिटमेटली डिजायर्ड। ठीक, सो उसे वैधानिकता के आधार, वैधानिक इच्छा है सीक्रेसी जो है। ठीक, तो राइट टू नो जो है इसमें प्रिंसिपल इसमें इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो राइट टू नो बेसिकली इस केस ने और भी उस पर स्टैम्प लगा दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये हमने पढ़ा। अब हर एक आर्टिकल से जुड़े हुए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके साथ हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो टोटल हैं हमारे, वो 1902 से लेकर 1906, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सारे जो हैं हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। 1901A टू Z, ये इसमें बताए गए हैं हमारे कुछ अधिकार, और उसके साथ ही 1902 to 6 में उसमें जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बताए गए हैं। हर आर्टिकल से जुड़े हुए अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हम अलग अलग देख लेते हैं।
ठीक है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अब इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं फ्री, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये बात करते हैं कि जो भी फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, यानी अत्यांतिक नहीं है। आपके पास अगर अधिकार मिल गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि राइट टू स्पीच है कि तो किसी को भी गालियां दें, राइट टू रिजाइड है तो पड़ोसी के घर में जाके भी आप रिजाइड सेटल हो सकते हैं, या आप ऐसे प्रोहिबिट रीजन में भी जा सकते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। तो उसमें किन आधारों पर जो है रिस्ट्रिक्शंस रिजनेबल लगाए जा सकते हैं वो बताए गए हैं, और इसलिए इसको एब्सोल्यूट नहीं माना जाता। फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कैन बी इम्पोज ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड नॉट बाय एग्जीक्यूटिव अलोन। सिर्फ एग्जीक्यूटिव के थ्रू नहीं बल्कि लॉ अथॉरिटी के थ्रू भी उसे स्टैब्लिश किया जाएगा। और रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिलेटेड टू पर्पस मेंशन इन द आर्टिकल, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है इस आर्टिकल से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस उसमें होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। और ईच रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल, और डेफिनेटली जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनके आधार कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए हमारे अधिकारों के बीच में और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं यानी गवर्नमेंट्स की शक्ति यानी पावर के बीच में, यानी जो स्टेट की पावर है और इसके बीच में एक मिडिल जो लाइन है, एक प्रॉपर बैलेंस बने होना चाहिए। इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाना है तो कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 1A में आते हैं, आर्टिकल 19(1)A में आते हैं, तो किन किन आधारों पे लगाया जा सकता है। तो स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की अगर एकता अखंडता की बात आ जाए या संप्रभुता सोवरिनिटी की बात आ जाए तो वहां पर उसके आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है जिसपे इस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो तो डेफिनेटली वहां पर हमें सोचना होगा, तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। फिर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर में और नेशनल इंटरेस्ट में, यानी अगर जहां पर दो देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन की बात हो रही हो तो वहां पर अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो वहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। या पब्लिक ऑर्डर यानी लोग, जहां पब्लिक ऑर्डर की बात हो, यहाँ पे दंगे अगर भड़क रहे हैं उनके किसी की स्पीच से या कुछ गलत मैसेज जा रहा है तो उसमें उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और जहां पर देश की हित की बात हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। फिर डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन, ये वो आधार हैं यानी नैतिकता, अगर न्यायालय की अवमानना हो, अगर ये सब भी मैटर्स आते हैं तो ये वो रिजनेबल ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने चाहिए। ठीक, अब देख लेते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो भी है इनका जो है दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस है जिसमें पापनाशनम लेबर ऑफ यूनियन वर्सेस जो मदुरा कोस्ट लिमिटेड, इसमें बीच में इसने बताया कि कौन कौन से बेस हो, यानी वो बेसिस दिए जिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को टेस्ट किए जा सकते हैं। बताया गया कि नॉट बी आर्बिट्री और एक्सेसिव, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उसकी मीनिंग बहुत ब्रॉड है, तो उस किसी भी चीज से उसे गलत तरीके से ना हो, इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट दिए हैं। ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो आर्बिट्री और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब मनमाने ढंग से कुछ भी आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। फिर एक नेक्सस होना चाहिए बिटवीन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज एंड ऑब्जेक्ट, यानी जो उद्देश्य से आपने लगाया है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, और उसका जो उद्देश्य क्या है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में उसे इम्पोज किया जाना चाहिए। फिर नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, आप ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जो सबके लिए एक हो, किसी इंडिविजुअल या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग तरीके से ही इसे इम्पोज किया जाना चाहिए। जैसे अगर हमारे और आज जैसे चाइना और हमारे बीच में आज ठनी है तो हम उसमें कुछ गलत नहीं बोल सकते, यार कोई भी ऐसा लीडर गलत नहीं बोल सकते, लेकिन वही रिस्ट्रिक्शन हम मोदी के ऊपर तो नहीं लगा सकते कि मोदी जी भी दो देशों के नेशन के बीच में या फिर कोई भारत के राष्ट्रपति, उनके लिए तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती, सब पे इक्वली जो है नहीं लागू होता। फिर पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए, यानी लोक हित में डेफिनेटली होना ही चाहिए। फिर DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको कंसिडरेशन में रख के ही ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होने चाहिए। अब
जो आज नए हैं उनको बता दूं कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है, ये चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 में है। डीपीएसपी यानी दीज आर द डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल्स, जब स्टेट पॉलिसी मेकिंग के समय इन चीज़ों को ध्यान में रखता है या ध्यान में रखना चाहिए, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो डीपीएसपी को कंसिडरेशन में रखकर ही रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है आर्टिकल 19(1)(b) में जो है रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल लगाए जाते हैं 19(3) क्लॉज 3 के थ्रू। अब क्लॉज 3 में पहले हम जान लें है क्या 19(1)(b। आपको पहले बताया कि ये क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। कहीं भी असेंबली यानी सभा करने की आप सभी को छूट होगी, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। पहले और भी देख लें क्या है ये। द असेंबली मस्ट बी पीसेबल होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण असेंबली हो। इट मस्ट बी अनआर्म्ड, यानी बिना हथियारों के अगर आप सभा कर रहे हैं। द स्टेट मस्ट बी इम्पोज एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑर्डर। स्टेट जो है वो डेफिनेटली, अच्छा मैंने पहले स्टेट की मीनिंग आर्टिकल 12 में डिटेल में बताई है। तो स्टेट जो है मस्ट बी इम्पोज एनी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था में के लिए जो भी सभाएं हैं उनको पे रिस्ट्रिक्शन स्टेट बिल्कुल लगा सकता है। चाहे अगर कोई राइट होने की स्थिति है तो लगा सकता है, या कोई भी ऐसी विशेष स्थिति है, जैसे आज कोरोना की सिचुएशन ऐसी है, तो पब्लिक ऑर्डर में भी डेफिनेटली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। फिर राइट टू मीट पीसेबली फॉर कंसल्टेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर, यानी अगर लोक मामले में जो है मिलने का जो है या कंसल्ट करने का जो है उसे छूट दिया जाता है। लेकिन पावर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट अनलॉफुल कंडक्ट, और ये जो इस्टेब्लिश किया गया है वो जो हमारे गैर कानूनी आचरण से जो बचाव करने, सुरक्षित रखने की शक्ति है। ठीक, ये दी गई है। फिर द मियर कैरिंग आर्म इज ए लॉफुल, मतलब सिर्फ आर्म कैरी कर रहे हो तो उसे कुछ चीज़ों के लिए उसे कानूनी माना जाता है। जैसे सिखों का सिंबल है कृपान रखना, तो सिखों के लिए जो है कैरी टू कृपान बाय सिक्स जो है वो पब्लिक ऑर्डर में उसे कभी कभी छूट दे दी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ खास सिचुएशन है तो ज़रूरी है लाइसेंस जो है टू प्रोसेस, यानी कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस जो है वो कंपलसरी किए जाते हैं। अब यहाँ एक केस का डिस्कस यहाँ पे इसलिए करना चाहूँगा इसमें समझाने के लिए कि हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर का केस है। इस केस में क्या है बताया गया कि द राइट टू होल्ड मीटिंग इन द पब्लिक प्लेसेस जो है वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिगार्डिंग प्लेस एंड टाइम, यानी किसी भी प्लेस में अगर कोई मीटिंग करते हो तो जो अथॉरिटी है और उस जगह और उस समय पे डिपेंड करता है। इसीलिए कोर्ट ने भी लाइसेंस को जो है उसे कंफर्म या कर दिया है, यानी ज़रूरी है लाइसेंस लेना। यानी अगर मान लीजिए आप किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी सभा करना चाहते हैं तो वहाँ जो भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है या पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, उससे आपको पूछना पड़ता है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना होगा। अगर वो सिचुएशन देखते हैं कि हाँ इसे करने में कोई पब्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ही उसे कंफर्म करती है, और इसको कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है, यानी कंफर्म कर दिया है कि ऐसा होना ही चाहिए। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बेस पर जो राष्ट्र है उस पर डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब इसमें आर्टिकल सेक्शन 144 जो है सीआरपीसी, जैसे इस समय कोरोना की स्थिति में हर जगह 144 यहाँ पर जैसे लगा हुआ है मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में इधर, तो ये जो है अथॉरिटी को एम्पावर करता है कि किसी पब्लिक ऑर्डर में किसी भी तरह के असेंबली को प्रोहिबिट करता है। फिर सेक्शन 126 जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के थ्रू जब इलेक्शन चल रहे हैं उस समय भी असेंबली प्रोहिबिटेड रहती है। ठीक, तो ये आपको बता दिया। अब आर्टिकल 19(1)(c) की बात करें। अभी आपने देखा असेंबली ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको राइट है कि आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं फॉर एनी लॉफुल पर्पस, किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए, चाहे वो कंपनी, ट्रेड यूनियन है या इनसे रिलेटेड। तो फ्रीडम टू चूज मेंबरशिप एंड एसोसिएट
ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें न सिर्फ एसोसिएशन बनाना बल्कि उसके प्रोसेस, और अगर आप किसी की मेंबरशिप चाहो तो उसकी ले सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, या राइट टू रिफ्यूज टू बिलोंग द एसोसिएशन, उसे छोड़ भी सकते हो। उद्देश्य क्या है कि ऑब्जेक्ट इज टू रेगुलेट फ्रीडम इन प्रोफेशन, यानी जो भी हमारे प्रोफेशन है उसमें स्वतंत्रता को देना, या बिजनेस में स्वतंत्रता को देना, न कि कोई सामूहिक किसी तरह के बार्गेनिंग की ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश नहीं करी गई है, बल्कि बताया गया है कि जो फ्रीडम है वो प्रोफेशन एंड बिजनेस में हो। इसके लिए ये फॉर्म किया गया है 1C, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडिंग राइट टू फॉर्म अ ज्वाइंट ट्रेड यूनियन, यानी यहाँ एसोसिएशन में इसी तरह ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, दिस इज योर फ्रीडम, योर राइट। ठीक, इसके साथ ही एक केस है यहाँ पर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल। इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करी गई थी। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 19 जो है इसको कैन नॉट बी यूज फॉर अचीव, किसी खास उद्देश्य या किसी खास मोटिव के लिए जो है उसमें नहीं डेवलप किया जाए, और किसी भी ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट वुड बी जस्टिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जो भी उसमें उद्देश्य रखे जाएं वो पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था के अनुरूप हो, उसके अकॉर्डिंग ही हो, तभी उसे इस्टेब्लिश माना जाए। राइट टू स्ट्राइक एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इस केस के द्वारा ये भी बताया गया कि ये दोनों जो है स्ट्राइक एंड बार्गेनिंग ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आप राइट कर सके, हाँ ये अधिकार के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक केस है रघुवल दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ यूनियन यानी जो हमारे असेंबली यूनियन बनाने या सभा बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ दिए गए हैं। जैसे इसमें क्या बात की है, इट इज़ नॉट अ मियरली द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बट इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है, यह अनुच्छेद है, ये सिर्फ एसोसिएशन बनाने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उस किस तरह से चले, इफेक्टिव फंक्शनिंग, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें की बात करता है। जैसे नो यूनियन कैन क्लेम मोनोपोली राइट, कोई भी यूनियन जो है, सभा है, कोई भी यूनियन जो किसी संघ किसी भी तरह की मोनोपोली की बात नहीं करेगा, उसमें सभी को समान अधिकार दिए जाएं। फिर आप उस एसोसिएशन से जुड़ने का रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि आप उससे नहीं जुड़े रहना चाहते। नो टर्मिनेशन ऑफ मेंबर एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि उसमें मोनोपोली है और उसका जो भी चेयरमैन या प्रेसिडेंट है वो किसी को कभी भी निकाल सकता है। उसके लिए एक प्रोसेस यानी उसमें जो है संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की भी बात करता है कि किस तरह से उसे निकाला जाए, वो भी मेंशन होना चाहिए। फिर अलाउड टू कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट फंड, और उसके लिए यूनियन को ये भी अलाउ किया गया है कि उसके लिए वो सेपरेट फंड की भी व्यवस्था यूनियन को चलाने के लिए कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व फ्रीडम टू परस्यू विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी एसोसिएशन की स्वतंत्रता का मतलब इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें निर्देशों के साथ ही चलाया जाए। अगर उसमें निर्देश लगाने हैं तो पुटिंग द कंडीशन वुड नॉट इफेक्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज ए पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट, क्योंकि खुद इसका मतलब ये न समझा जाए संसद को अधिकार है इससे संबंधित कोई भी कानून वो बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। अब हम यहाँ पर वो बेस देख लेते हैं जिसमें लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं रीजनेबल, उसका बेस है सोवरेनिटी के आधार पे। अगर संप्रभुता के देश की बात आती है, एकता यानी इंटीग्रिटी की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर बात की गई है द अनलॉफुल जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 2F के थ्रू ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी एसोसिएशन को गैर कानूनी कुछ आधारों पर बता सकती है, उस पर बैन लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 19(1)D और E, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19F के थ्रू लगाए गए हैं। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 19(1)D क्या है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस की, यानी आपको कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है और कहीं भी बसने की भी स्वतंत्रता है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आप बस सकते हैं।
द राइट टू मूव फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर पार्ट, आपको भारत के सीमा क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी देश के अंदर आ जा सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, यानी कि अंतर्राज्य, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य के अंदर ही आप आ जा सकते हैं। और ये जो है बेसिकली एक तरह से कम्प्लीमेंट्री है आर्टिकल 5 के सिंगल सिटीजनशिप को, ये और स्टैब्लिश करता है, उसकी बात करता है। ठीक, अब यहाँ मूवमेंट का मतलब यहाँ कुछ बताया गया है कि टू सिक्योर राइट टू मूव फ्रीली। ठीक, तो इसमें क्या है कि फ्रीली यानी सबको इधर उधर आने जाने की, एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्रता होगी। तो एक्सपेलिंग पर्सन आउट ऑफ इंडिया और नॉट टू मूव आउट ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज ऑल्सो वायलेशन, यानी कि इसमें बात ये करी जाती है कि न सिर्फ भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी आप आ जा सकते हो, बल्कि अगर आप भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे देश जाओगे या प्रोहिबिटेड रीजन में जाओगे तो भी 19(1) का इसे वायलेशन समझा जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। अब यहाँ पर एक केस है जिसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या है कि एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। इसमें द वर्ड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आने जाने की छूट है, किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हो। ठीक, आर्टिकल 19F पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन किन आधारों पे लगाए जा सकते हैं, जैसे आज की सिचुएशन है, जनरल पब्लिक के पब्लिक हेल्थ को देख के, जैसे कोरोना की सिचुएशन है उसमें पब्लिक हेल्थ को देख करके 144 अप्लाई कर दिया गया है। आपको कहीं भी बाहर निकलने की, आने जाने की, कहीं असेंबली करने की कोई भी छूट नहीं है। ठीक, फिर सिक्योरिटी के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस, अगर किसी खास विशेष जगह की सुरक्षा दी जानी है तो वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते, जैसे अगर कोई आर्मी जोन है या कोई भी ऐसा क्षेत्र है वहाँ आप नहीं जा सकते। पब्लिक ऑर्डर, अगर कहीं पर राइट चल रहे हैं, कहीं पे दंगे हो रहे हैं तो उन सिलसिले में, या पब्लिक मोरल यानी नैतिकता के आधार पर अगर हम बात करें तो उन आधारों पर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और कुछ बेसिस हैं इसमें रिस्ट्रिक्शंस के, बेसिस हैं जैसे कल्चरल, अगर शेड्यूल ट्राइब्स के कल्चर के खास प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उन आधारों पे भी, जैसे अंडमान निकोबार के कुछ विशेष जनजातियां हैं, उन रीजन्स में किसी भी आम व्यक्ति का जाना प्रोहिबिटेड है। ऐसे ही कई जगहों पर ऐसे प्रोहिबिटेड रीजन बनाए गए हैं जहां पर लोगों का, आम जनता का आना जाना के लिए प्रोहिबिशन लगाया जाता है। इसके साथ ही इनक्रोचमेंट ऑफ इन प्रॉपर्टी, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आप जिसमें प्रोहिबिटेड है रीजन वहां आप नहीं जा सकते। साथ में आर्टिकल 244 के 5th शेड्यूल में जो बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो बताया गया जनजातीय विशेष क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां विशेष स्थिति के लिए आपको प्रोहिबिट किया जाता है उन क्षेत्रों में आने जाने को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी जा रही है 19(1)E, इसको भी जो है 5th शेड्यूल के थ्रू जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के ही सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी आके बस जाने की आपको स्वतंत्रता है। अब राइट टू रिजाइड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी बस सकते हैं। टू रिमूव इंटरनल बैरियर, उसके लिए कोई भी इंटरनल बैरियर नहीं है, इसको हटाए जाने की बात कही गई है, यानी किसी भी एक, ऐसा नहीं कि आप किसी राज्य में हैं तो दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। भारत जो है बात करता है वन नेशन की, तो आप राष्ट्र के अंदर कहीं भी बस सकते हैं। फिर द राइट ऑफ शेल्टर जो है ये पार्ट है राइट ऑफ रेजिडेंस आर्टिकल 38 का ही एक विशेष भाग हम इसे मान सकते हैं। फिर ये देश में एकता को बढ़ावा देता है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करता है। अब यहाँ एक केस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है, इसमें नो गारंटी अबाउट इक्वल राइट लाइक डोमिसाइल्स, इसको किसी भी तरह से डोमिसाइल से रिलेट करके ना जोड़ा जाए, क्योंकि डोमिसाइल के आधार पर संविधान में अलग अलग जो है किसी खास क्षेत्र के प्रमोशन के लिए, जो हमने बात करी है पहले भी, तो वह बढ़ावा दिया जा सकता है। तो रेजिडेंस को किसी भी तरह से डोमिसाइल से लिंक करके नहीं देखना चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 19(1)G, जिसको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(6)
क्लॉज के थ्रू लगाया गया है। 19(1)(g पहले देख लेते हैं है क्या। 19(1)(g बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। हर व्यक्ति को यह छूट है कि वो कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई ट्रेड या बिजनेस कर सकता है। तो सिटीजन्स हैज राइट टू चूज एम्प्लॉयमेंट, वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट करेगा ये भी चूज करने का उसको अधिकार होगा। आर्टिकल 301 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स शैल बी फ्री, ये उसकी बात करता है, उससे रिलेटेड है। फिर देयर इज राइट टू कैरी सम बिजनेस विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू लाइसेंस ऑफ द स्टेट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ खास ऐसे कार्य होते हैं, प्रोफेशन होते हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना कंफर्म है और इसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम इस्टेब्लिश स्टेट कर सकता है। तो ये उसको किसी भी तरह से आर्टिकल नहीं रोकता है। फिर यहाँ पर बात की गई है 19(6) में कुछ खास किसी इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसमें जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो जरूरी होता है अगर कुछ खास ट्रेड एंड बिजनेस करना चाहते हो। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आपके पास वो डिग्री नहीं है प्रोफेशनल, या आप इंजीनियर नहीं हैं, तो आप अगर डॉक्टर नहीं हैं तो आप कोई क्लिनिक नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं है मैं जाके कल क्लिनिक खोल लूँ और उसे चैलेंज कर दूँ मैं आर्टिकल 19 के थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए कुछ खास जरूरी है क्वालिफिकेशन। फिर स्टेट जो है मोनोपोलाइज भी कर सकता है, कुछ खास ऐसे बिजनेस है जिसके लिए मोनोपोली भी कर सकता है कि उसको कुछ स्टेट ही कर पाएगा। ठीक, तो ये अधिकार स्टेट को दिया गया है। अब इसमें देख सकते हैं अक्कादासी प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में इसी उसके मोनोपोली के केस को इंटरप्रेट किया गया। इसमें कहा गया कि आप मोनोपोली कर सकते हैं लेकिन प्रोटेक्ट्स ओनली दोज स्टेचुरी प्रोविजंस व्हिच आर बेसिकली एंड एसेंशियली नेसेसरी फॉर द क्रिएटिंग स्टेट मोनोपोली, जो स्टेट के मोनोपोली के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, होने चाहिए, उनको ही लिए आप कर सकते हैं, एंड नॉट सब्सिडरी और हेल्पफुल फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ स्टेट मोनोपोली। ठीक, तो ये किया जा सकता है, ये उसकी बात करता है। अब यहाँ एक केस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, हरशंकर वर्सेस आईटी कमिश्नर। यहाँ पर देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू डू ट्रेड इन टॉक्सिकेंट, यानी कि जो नशीली दवाएं हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आती, यानी नशीली दवाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको उसके अंदर रखा जाएगा। यानी नशीली दवाओं के लिए जो है आपको विशेष लाइसेंस की जरूरत होगी या उसे विशेष रेगुलेटरी नियमों के तहत उसे रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है। तो ये था हमारा आर्टिकल, यानी कि इसमें जो बताया गया है हरशंकर वर्सेस आईटी कमिश्नर 1975 SC, ये कहा कि ये देयर इज नो फंडामेंटल राइट, नशीली दवाओं का जो कारोबार है या व्यापार से जुड़ी चीजें हैं उसके लिए किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है या उसकी प्रोटेक्शन इसको नहीं दी जाएगी। उसको रेगुलेट करने के लिए अलग फ्रेमवर्क, अलग नियमों की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। ठीक है।